हाय गाइस, इस वीडियो में हमें LCR सर्किट्स पढ़ने हैं। दोस्तों LCR सर्किट्स क्या होते हैं? आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स होता है, उसमें एक रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं LCR सर्किट्स। ठीक है, हमें जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है वो एक वोल्टेज प्रोवाइड करेगी Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, जैसे यूजुअली होता है, और हर एलिमेंट के अक्रॉस अपनी एक वोल्टेज होगी, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है। इस बैटरी के अक्रॉस एक वोल्टेज होगी V, जो कि Vm sin ओमेगा टी होगी। रेजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज होगी VR, जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगी। ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज होगी VL, जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगी, और कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज होगी VC, जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगी। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियसली किरचॉफ्स लूप रूल वैलिड रहेगा। इसका मतलब आपकी जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू है वो जो होगी वो इन तीन वोल्टेजेस की सम के बराबर होगी, है ना, VR प्लस VL प्लस VC। ठीक है, ये इक्वेशन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वैलिड रहेगी। जैसे जैसे Vm sin ओमेगा टी चेंज करता रहेगा, ये Vm sin ओमेगा टी है, वैसे वैसे आपकी VR, VL, VC की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव इस केस में ये है कि हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, इंस्टेंटेनियस करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, अब क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स सीरीज में हैं, हम जानते हैं कि ये जो करंट है वो सेम होगा फ्लोइंग अक्रॉस द रेजिस्टर, फ्लोइंग अक्रॉस द इंडक्टर एंड फ्लोइंग अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है ना, ये करंट की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि करंट जो है उसका एक जनरल फॉर्म लिख लेंगे, I इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये होता है ना जनरल फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए इक्वेशन, IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाती है दो चीजें फाइंड करने के लिए। एक तो ये IM जो कि होती है पीक वैल्यू, और एक ये फेज फाई जो कि होता है आपका फेज डिफरेंस, है ना। तो इन दोनों चीजों को अगर हमने फिगर आउट कर लिया तो हमें पता चल जाएगी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू इस सर्किट में। ठीक है, तो दोस्तों इसके ना दो तरीके होते हैं, एक होता है फेजर डायग्राम से और एक होता है मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख के, जिसको हम एनालिटिकल सॉल्यूशंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले करेंगे फेजर डायग्राम वाला सोल्यूशन। ठीक है, तो गाइज फेजर सोल्यूशन शुरू करने से पहले फेजर्स का छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर आपको पोटेंशियल का फेजर बनाना हो, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस द AC सोर्स का, तो उसकी इक्वेशन है Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, तो आप एक ऐसा फेजर बनाओगे जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता होगा और अपने एंड पॉइंट तक उसकी लेंथ होगी पीक वोल्टेज यानी Vm के बराबर। ठीक है, अगर टाइम t है तो एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा ओमेगा टी। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना रहा होगा। ठीक है, अगर आपको करंट का फेजर बनाना हो तो आप एक ऐसा फेजर बनाओगे जो ओरिजिन से स्टार्ट होता हो, जो एंड पॉइंट तक उसकी लेंथ IM के बराबर हो, और टाइम t पे एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा होगा ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये हो गया छोटा सा रिवीजन हमारे फेजर्स का। दोस्तों यहां पे एक डिस्टिंक्शन करते हैं स्केलर वैल्यूज जिनका मैग्नीट्यूड ऐड होगा और फेजर्स के बीच में। ठीक है, मैं आपको एक इक्वेशन बता चुका था, V इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। ठीक है, ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द AC सोर्स यानी कि Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, ये है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, ये जो है ना ये स्केलर वैल्यूज हैं, ये वोल्टेज के मैग्नीट्यूड्स है अक्रॉस ईच एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा किरचॉफ लॉ है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाऊं सिंबल एरो के साथ ऊपर, ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि मैं फेजर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये डिफरेंट है, ये मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का इंस्टेंटेनियसली, और ये जो है वो वोल्टेज का फेजर है अक्रॉस द AC सोर्स। इतना फर्क आप समझ लेना। ठीक है, ये वैल्यू, ये इक्वेशन वैलिड है क्योंकि किरचॉफ लॉ है, और ये इक्वेशन वैलिड होती है
क्योंकि हमारे जो फेजर्स होते हैं वो वेक्टोरियली ऐड होते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग है और दोनों वैलिड है। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जो वोल्टेज अक्रॉस द एसी सोर्स का फेजर है वो वेक्टर सम होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के फेजर का, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज के फेजर का और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज के फेजर का। ठीक है, ये हमें बता रही है कि मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियसली ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स इक्वल्स सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये दो इक्वेशंस अलग अलग हैं पर दोनों वैलिड है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फेजर बनाने हैं इस वोल्टेज के, इस वोल्टेज के और इस वोल्टेज के। ठीक है, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेजेस के फेजर बनाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम अभी तक हमने जो पढ़े थे 3 सेक्शंस, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स, उनकी लर्निंग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों गाइज सबसे पहले हमें बनाना है रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का फेजर, तो यानी कि इस VR का फेजर। ठीक है, कोई भी फेजर बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1 चाहिए होती है हमें पीक वैल्यू, है ना, पीक वैल्यू, और दूसरा चाहिए होता है हमें फेज, यानी कि जो एंगल किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फेजर उस एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। ठीक है, तो पीक वैल्यू और फेज के लिए हमें याद करना पड़ेगा वो डिस्कशन जो हमने किया था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स के लिए। ठीक है, हमने क्या बोला था कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स के लिए वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का फॉर्मूला क्या होगा। देखो, अगर कोई करंट I इस सर्किट से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आप इस VR का फॉर्मूला करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिख सकते हो। हाँ भाई, लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हो कि ये जो VR होगा, मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वो कुछ I टाइम्स R होगा। ये लिख सकते हो ना आप, ये तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला होता ही है। तो ये VR की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, यानी कि पीक वैल्यू कब आएगी। मान लीजिए हम इसकी पीक वैल्यू को VRM से डिनोट करते हैं। ठीक है, पीक वैल्यू जो है रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वो है VRM। ठीक है, तो ये पीक वैल्यू तब आएगी जब IR मैक्सिमम होगा। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी कि हमें मैक्सिमाइज करना पड़ेगा करंट को, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू पे, यानी कि IM पे आपको वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमें पीक वैल्यू तो मिल गई, VRM इज इक्वल टू IMR। IM यानी ये टर्म, ठीक है ना, जो भी करंट होगा हमारे सर्किट में उसकी पीक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रहती है बात फेज की, कि भाई हमारा जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है उसका फेजर क्या एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो दोस्तों आप याद करो, हमने जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स का डिस्कशन किया था तो हमने क्या बोला था कि जो करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, दे आर इन फेज बोला था ना, यानी कि उन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर है उन दोनों का जो फेजर होगा वो पैरेलल होगा, सेम एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि आपको फेज भी मिल गया, जो करंट का फेज होगा यानी कि ओमेगा टी प्लस फाइव वही फेज होगा आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के फेजर का। ठीक है, तो हम अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का फेजर बना सकते हैं। उसकी लेंथ कुछ होगी VRM। ठीक है, ये मान लीजिए रेड में मैंने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का फेजर बनाया है, तो इसकी लेंथ होगी VRM जो कि इक्वल होगी IM टाइम्स R के, और एंगल बनेगा ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कि ये दोनों फेजर जो होंगे करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो गाइज दूसरा स्टेप है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी कि VL का फेजर बनाना। ठीक है, तो इसमें भी हमें दोनों चीजें लगेंगी, एक तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर,
और फेज ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ठीक है, तो पहले पीक वैल्यू की बात करते हैं। दोस्तों हमने प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप याद करना, आई एम इज इक्वल टू, यानी कि मैक्सिमम करंट अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। याद है, जहां पे ओमेगा एल को हमने एक और सिंबल एक्स एल से भी डिनोट किया था और बोला था ये जो चीज है वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमने इस पे डिस्कशन भी किया था, बोला था ये बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसी टर्म होती है, इसकी एसआई यूनिट ओम होती है और ये रेजिस्टेंस जैसा ही काम करती है सर्किट में, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Vm बाय एक्स एल। ठीक है, अब दोस्तों याद करो कि ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए हमने लिखा था, तो वहां पे एक ही एलिमेंट था सर्किट में, तो पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर पीक वोल्टेज इन द सर्किट थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, आर भी लगा है, एल भी लगा है, सी भी लगा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो वैलिड होगा, लेकिन ये जो पीक वोल्टेज होगी ना, वो पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर होगी। ठीक है, यानी कि इसको हम डिनोट कर देंगे VML से, यानी कि ये जो वोल्टेज है हमारी VL इन दो पॉइंट्स के बीच में, इनकी पीक वैल्यू। ठीक है, इस वोल्टेज की पीक वैल्यू। अब देखो, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट में पीक वैल्यू ये होती है पूरे सर्किट की इन दो पॉइंट्स के बीच में, वैसे ही इन दो पॉइंट्स के बीच में भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सी मिलेगी आपको, जिसकी पीक वैल्यू की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो लेकिन ये देखो, करंट, जो करंट है सर्किट में वो तो सेम ही रहेगा, आर के अक्रॉस, एल के अक्रॉस, सी के अक्रॉस, जो कि हमने इस फॉर्मूले से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में देना कि यहां जो IM है वो ये IM है, लेकिन ये जो VML है यानी ये है पीक वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इस VL वैल्यू की पीक वैल्यू। ठीक है, तो आप VML आपको यहां से पता चल जाएगा, वो हो जाएगा IM टाइम्स XL इज इक्वल टू VML। ठीक है, तो आपको पीक वैल्यू तो मिल गई। दूसरा रही बात फेज की। दोस्तों एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में हमने ये भी पढ़ा था कि जो करंट होता है वो लैग करता है पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर के फेजर से बाय 90 डिग्रीज, यानी π/2 रेडियंस। तो हम वही चीज यहां पे भी यूज करेंगे। ये अगर आपका करंट का फेजर है तो ये लैग कर रहा होगा पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर के फेजर से, तो हम पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर का फेजर 90 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बना देंगे, है ना। कुछ ऐसा बना देंगे कि ये एंगल जो है वो आपका 90 डिग्रीज हो, है ना। कुछ ऐसा बनेगा आपका पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या होगी दोस्तों, इसकी लेंथ होगी IM टाइम्स XL। ठीक है, IM टाइम्स XL विच इज इक्वल टू VML। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपका पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर का फेजर कुछ ऐसा बनेगा, करंट से 90 डिग्रीज आगे विद लेंथ IM टाइम्स XL। ठीक है, अब बचती है बात पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर की। ठीक है, उसमें भी हमें पीक वैल्यू चाहिए, उसमें भी हमें फेज चाहिए। तो दोस्तों जैसे इंडक्टर के लिए डिस्कशन किया वैसे ही कैपेसिटर के लिए भी डिस्कशन होगा। हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी कुछ ऐसा लिखा था, Vm/1/ωc, याद है। इसको हमने XC से डिनोट किया था, 1/ωc इज इक्वल टू XC। कहा था ये होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो आपकी जो पीक वैल्यू है अक्रॉस द कैपेसिटर, उसको अगर मैं VMC से डिनोट करूं तो हमारी पीक वैल्यू अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगी ना, IM टाइम्स XC इज इक्वल टू VMC। ठीक है, और यही आपकी लेंथ होगी पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर के फेजर की। ठीक है,
और दूसरी बात ये कि हमें फेज चाहिए। दोस्तों प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी हमने डिस्कशन किया था कि जो करंट होता है वो लीड करता है पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर के फेजर को बाय π/2 रेडियंस यानी कि 90 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें एंगल भी मिल गया, यानी कि कुछ ऐसा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपका VC का फेजर होगा और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी IM टाइम्स XC। ठीक है, XC क्या होता है, 1/ωc होता है, और IM क्या है, वो ये IM है, क्योंकि करंट जो है वो R, L और C तीनों से सेम ही जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप तीनों रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के फेजर्स बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमने ये इक्वेशन डिस्कस की थी कि तीनों के फेजर्स, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल और कैपेसिटर के अगर हम फेजर्स को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये पोटेंशियल अक्रॉस द AC सोर्स का फेजर आ जाएगा। यानी इन तीनों का वेक्टर सम निकालना है अब हमें। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का वेक्टर सम निकालने के लिए अभी क्या करते हैं, इस करंट के फेजर को भूल जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि ये VR से 90 डिग्रीज आगे VL है, VR से 90 डिग्रीज पीछे VC है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल VL और VC के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्रीज है, यानी कि ये दोनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है ना, 180 डिग्रीज पे होता है, तो यानी कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है। क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे है, इन दोनों का हम सीधे सीधे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो VL जो है वो VC से लेंथ में छोटा है। ठीक है ना, तो हमारा जो नेट फेजर बन जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में बन जाएगा, VC प्लस VL। ठीक है, वेक्टोरियली। अब ये प्लस से कंफ्यूज मत होना, प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वेक्टर साइन भी लगाया है। ठीक है, वेक्टर साइन होता है तो डायरेक्शन अपने आप इंक्लूडेड होता है, इसलिए मैंने प्लस लिखा। ठीक है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड सबसे पहले हम लिखते हैं सिर्फ VC के फेजर का। ठीक है, वो होगा IM टाइम्स XC, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली VL के फेजर का मैग्नीट्यूड होगा IM टाइम्स XL, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। VC प्लस VL के कंबाइंड फेजर का मैग्नीट्यूड होगा IM टाइम्स XC माइनस IM टाइम्स XL। और क्योंकि मैग्नीट्यूड हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, यहां पे हम एक मॉड्यूलस का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका VC की लेंथ ज्यादा होती है VL से, यानी IM XC बड़ा होता है IM XL से, तो वेक्टर का डायरेक्शन यहां होगा। अगर IM XL बड़ा होता है IM XC से, तो वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, डायरेक्शन का डिस्कशन हम एंगल के साथ करेंगे, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना था, इसलिए हमने मॉड्यूलस ले लिया। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर है गाइस। तो अब हमें क्या करना था, हमें इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर की अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उनके फेजर्स का वेक्टर एडिशन करना था, है ना, जो कि हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस AC सोर्स के फेजर के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमने दो फेजर्स को, इंडक्टर और कैपेसिटर वाले फेजर्स को कंबाइन करके एक कॉमन फेजर बना दिया था, है ना, ये वाला। तो हमारे पास फाइनली दो फेजर्स बच गए, एक रेजिस्टर वाला फेजर और एक इंडक्टर और कैपेसिटर का कंबाइंड फेजर। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का हमें वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब दो वेक्टर्स का अगर आपको वेक्टर एडिशन करना हो तो उनका मैग्नीट्यूड हमें पता चलेगा कैसे दोस्तों। अब मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं V1 और दूसरा वेक्टर है V2,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V1 का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस V2 का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V1 एंड V2। ठीक है, ये हमें पता चलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, है ना। V1 होल स्क्वायर प्लस V2 होल स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 cos थीटा। ठीक है, यहां पे देखो थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये वेक्टर है VR, ये वेक्टर है VC प्लस VL, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्रीज, यानी ये थीटा की जगह हम लिख देंगे 90 डिग्रीज। ठीक है, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म तो हमारी खत्म हो गई। वैसे ही बचता है हमारे पास मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। यहाँ पे V1 है VR और V2 है VL प्लस VC। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करके लिख देंगे अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ VR होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ VL प्लस VC होल स्क्वायर, है ना। VR का मैग्नीट्यूड कितना था दोस्तों, हमने डिस्कस किया था, VR का मैग्नीट्यूड जो है वो IM टाइम्स R था, करा था ना ये डिस्कस। और VL प्लस VC का मैग्नीट्यूड भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, VL प्लस VC का मैग्नीट्यूड कितना था, वो था IM XC माइनस IM XL का मॉड्यूलस, ये हमने अभी डिस्कस किया था ना। तो अब दोनों को उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ IM R होल स्क्वायर प्लस IM XC माइनस IM XL होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन दोस्तों हमें ये पता है ना कि ये तीन का वेक्टर सम पोटेंशियल अक्रॉस AC सोर्स के फेजर के बराबर है ना। और ये पोटेंशियल अक्रॉस AC सोर्स का जो फेजर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, उसका मैग्नीट्यूड ये है ना, पीक वोल्टेज अक्रॉस AC सोर्स। तो हम इस टर्म को VM के इक्वल लिख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, इससे आपकी IM की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, आप ये देखो IM स्क्वायर है, यहाँ पे भी IM कॉमन है, तो अगर आप IM स्क्वायर को कॉमन ले लोगे रूट स्क्वायर रूट के बाहर, तो हमारे पास क्या इक्वेशन रह जाएगी, IM रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर इज इक्वल टू VM। ये इक्वेशन रह जाएगी ना हमारे पास। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों बस हमें सब्स्टिट्यूशन कर देना है। IM ये वाली जो टर्म है इसको लिख देते हैं Z। ठीक है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z। ठीक है, ये एक नई टर्म है Z, जिसको कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, इसका भी SI यूनिट क्या होगी दोस्तों, गेस करो, इसकी SI यूनिट होगी ओम। ठीक है, RLC सर्किट में ये बिल्कुल वैसा ही काम करती है जैसा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, Z को कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, Z हो गई आपकी इम्पीडेंस। तो आपकी IM की वैल्यू जो कि हमें निकालनी थी, याद है ना आपको, IM और फाई निकालना है हमें। तो IM की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी इस इक्वेशन से IM बाय VM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, या यूं कहें तो VM बाय
Z, ठीक है। ये आपकी पीक वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी, ठीक है। तो हमने अपने डेरिवेशन का एक पार्ट तो कर लिया, हमने Im की वैल्यू निकाल दी। ये होगी Vm बाय Z, वेयर Z इज द इम्पीडेंस, ठीक है। गाइज हमने Im की वैल्यू तो निकाल दी, वो होती है Vm बाय Z, है ना। अब हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मैंने आपके लिए ये डायग्राम दोबारा बनाया है, ठीक है। इसमें हमने I का जो वेक्टर है वो दोबारा इंट्रोड्यूस किया है। हम जानते हैं कि जो करंट का फेजर होगा वो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस के फेजर के पैरेलल होगा, उन दोनों के बीच में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमें इस वेक्टर VR और VL प्लस VC का एडिशन करना होता ग्राफिकली, तो हम क्या करते, हम पैरेललोग्राम बनाते, ठीक है। ये वाला जो साइड होता वो इसके पैरेलल होता और इक्वल इन लेंथ होता, और ये वाला जो साइड होता, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट जो मैं कर रहा हूं, वो इस वेक्टर के पैरेलल होता और लेंथ में बराबर होता, है ना। तो ये जो लेंथ है, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ VL प्लस VC वेक्टर, वही ये लेंथ भी होती, मॉड ऑफ VL प्लस VC वेक्टर, है ना। इतनी बात आप समझ रहे हो, ठीक है। और फिर मैं क्या करता, इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देता, जो कि मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता, जो कि होता V, जो कि होता सेम एज फेजर ऑफ वोल्टेज अक्रॉस AC सोर्स, है ना। इतना आप समझते हो। तो दोस्तों ये जो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, वो होगा आपका ओमेगा टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उसका फेज जानते हैं, वो ओमेगा टी होता है, ठीक है। और VR यानी पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, वो होगा ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वो करंट के पैरेलल है और करंट का जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस फाई होता है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, एंगुलर डिफरेंस बिटवीन VR एंड V, वो फाई के बराबर होगा, है ना। इतना मानते हो, जो कि सेम होगा एंगुलर डिफरेंस बिटवीन I एंड V के, है ना। तो दोस्तों इस फाई को निकालने का क्या हमारे पास कोई तरीका है? दोस्तों हाँ, एक तरीका तो है, ठीक है। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये एंगल जो है VR और VL प्लस VC के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है पूरा का पूरा, है ना। तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्रीज हो गया, है ना। अब क्योंकि ये ट्रायंगल देखो आप, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये एंगल जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है। मैं क्या करूंगा, मैं tan फाई की वैल्यू लिख सकता हूं। क्या होगी? वो होगी मॉड ऑफ, वैसे tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, है ना। तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ VL प्लस VC डिवाइडेड बाय बेस, यानी मॉड ऑफ VR, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ VL प्लस VC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ VR, ठीक है। ये हमारा tan फाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें आप क्या करो ना, इसमें आप ये मॉड्यूलस हटा देना, ठीक है। यानी कि सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज मत यूज करना, आप रियल वैल्यूज यूज करना जो नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम लिख के देखते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ VL प्लस VC कितना होगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो होगा IM XC माइनस IM XL, और मॉड्यूलस ऑफ VR कितना होगा, वो होगा IM टाइम्स R, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। हमने बस इसका मैग्नीट्यूड जो कि इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जो कि IM XC माइनस IM XL है, और इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। ये है इसका लेंथ, ये है इसकी लेंथ, ठीक है। इतना सा लिखा है। तो हम देख सकते हैं ये IM तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा XC माइनस XL
बाय आर। ठीक है, अब दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज मत लेना, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही मत लेना, नेगेटिव भी रहने देना। देखो होगा क्या, अगर एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है तो tan फाइव जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, tan फाइव पॉजिटिव होगा तो फाइव पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, अगर tan फाइव पॉजिटिव है तो आपका एंगल भी पॉजिटिव होगा। एंगल पॉजिटिव होगा यानी कि इस डायरेक्शन में ही बनेगा वेक्टर, ये वाला। ठीक है, इस डायरेक्शन में ही बनेगा डाउनवर्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी हुआ तो आपका tan फाइव नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा तो फाइव भी नेगेटिव होगा, यानी कि आपका वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ये इस तरफ ना होके एंगल कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, तो उससे ना इसकी पॉजिटिव, इस टर्म की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज से आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज यूज मत करना, एक्ससी की वैल्यू मैग्नीट्यूड में यूज करना, एक्सएल की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड में यूज करना। अपने आप पता चल जाएगा आपको डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ग्रेटर है कि फाइव पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई, हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं अब दोस्तों। आई एम की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि ये होती है, इस टर्म को हम z बोलते हैं, सिर्फ इस टर्म को। ठीक है, और हमारे पास एंगल की भी वैल्यू आ चुकी है, जो कि अगर हम आपको एंगल ही निकालना हो तो आप tan इनवर्स लगा देना। ठीक है, तो हमने अपने पूरे इस इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकाल पाएंगे ना। अब हम आई एम की वैल्यू भी है और फाई की वैल्यू भी है, तो हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई इंस्टेंटेनियस करंट की। ठीक है, अब थोड़ा सा इन सॉल्यूशंस को ना एनालाइज करते हैं। ठीक है गाइज, अब हमारे सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, हमें कुछ माइनर से पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर आपके पास r की वैल्यू हो, xc की वैल्यू हो, xl की वैल्यू हो, तो क्या आप हर बार फेजर डायग्राम बना के देखोगे? तो जवाब है नहीं। आप सिंपली ऐसा कर सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, जो जिसमें बेस होगा रेजिस्टेंस के लेंथ के जितना, और जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो होगा xc माइनस xl के लेंथ के जितना। ठीक है, ये होगा आपका 90 डिग्रीज का, और जो आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा वो तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से पता लग ही जाएगा आपको कि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी वो होगी r स्क्वायर प्लस xc माइनस xl होल स्क्वायर, जो कि होता है z। ठीक है, यानी कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो z लेंथ का हो जाएगा, और जो आपका ये एंगल है ये फाई के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि देखो tan ऑफ दिस एंगल होगा xc माइनस xl बाय r, जो कि tan फाई होता है, यानी ये एंगल जो है वो फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली पूरे सर्किट की एनालिसिस इस डायग्राम से भी कर सकते हो, सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के। इस डायग्राम को हम कहते हैं इंपीडेंस डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपीडेंस डायग्राम। ये तो थी एक छोटी सी बात। दूसरा एक और पॉइंट है, अगर आपका xc इज ग्रेटर देन xl तो ये टर्म जो होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी फाई जो है वो पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर आपका फेजर आप बनाओगे, मान लो ये आपका करंट का और वी आर का फेजर था। ठीक है, तो अगर आपका फाई जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी xc ग्रेटर देन xl होगा, तो आपका जो vc प्लस vl का वेक्टर होगा ना वो नीचे को होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इधर को होगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर यानी फेजर ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एसी सोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये फाई होगा, और आपका करंट जो है, फाइनली ये की पॉइंट है, आपका करंट जो है वो आपके वोल्टेज को लीड करेगा। ठीक है, आई लीड्स पोटेंशियल अक्रॉस एसी सोर्स इफ xc ग्रेटर देन xl। ठीक है, एक की पॉइंट तो ये हो गया। इसका मतलब क्या है, आई लीड्स v। आई लीड्स v का मतलब है कि हमारा जो सर्किट है इज मोस्टली कैपेसिटिव।
ठीक है, हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ये देखा था ना कि करंट जो है वो लीड करता है पोटेंशियल को। इसमें भी करंट जो है वो पोटेंशियल को लीड कर रहा है, 90 डिग्री से लीड नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी कुछ एंगल से लीड कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो कैपेसिटिव प्रॉपर्टीज शो करेगा। ठीक है, अगर ये उल्टा होता है, XC जो होता है वो लेस देन XL होता है, तो क्या होगा, आपका जो मान लीजिए ये करंट है, ये VR है, आपका जो VL प्लस VC वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, समझ रहे हो। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कुछ ऐसा बनेगा जो ये V होगा। ठीक है, ये है XC लेस देन XL का केस। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है, फाई इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि V जो है आपका, और ये की पॉइंट है हमारा, I को लीड करेगा। ठीक है, V लीड्स I। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सर्किट जो है इज लार्जली इंडक्टिव, यानी कि इंडक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा आपका सर्किट। ठीक है, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वो 90 डिग्री से लीड कर रहा था, यहाँ पे भी पोटेंशियल जो है लीड कर रहा है लेकिन कुछ छोटे एंगल से लीड कर रहा है, लेकिन लीड कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट है वो लार्जली इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें थी जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हमें पता चल जाएंगी XC और XL की वैल्यूज से। एक बार रिवीजन करा देता हूँ। XC जो होता है वो 1/ωc होता है, XL जो होता है वो ωL होता है। ठीक है, ये भी चीजें आप याद रखना, ये आपके सारे रिजल्ट्स हो गए। तो गाइज ये था LCR सर्किट्स के लिए फेजर्स के थ्रू सोल्यूशन। अगले वीडियो में हम एनालिटिकल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू होगा। ठीक है।